अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, प्रोग्राम हकीकत के साथ मैं हूँ सना ताहिर। नाज़रीन, अल्लाह ताला ने अपने प्यारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तमाम जहानों के लिए रहमत बनाकर भेजा है। दूसरी तरफ अल्लाह ताला ने अपनी रहमत का एक शाहकार वालिदैन को भी बनाया है, जो अपनी सारी ज़िंदगी औलाद को बेहतर से बेहतर मुस्तकबिल देने में सरकर्दा रहते हैं। और दूसरी तरफ हर इंसान के रूहानी वालिदैन यानी असातिज़ा भी होते हैं। उस्ताद तलबा की तरबियत के दौरान सख्ती से भी पेश आते हैं और कभी कभार बात जिस्मानी तशद्दुद तक भी चली जाती है। मगर आज एक ऐसी हकीकत से पर्दा उठाएंगे जहां उस्ताद के तशद्दुद से बच्चा ही जान की बाजी हार गया। ऐसा क्या हुआ था कि एक उस्ताद जल्लाद बन गया? आइए जानते हैं। शहरे लाहौर में पेश आया एक ऐसा इंदोहनाक वाकया जिसने सुना दहल गया। वाकया है लाहौर के एक पोश इलाके के एक बड़े निजी स्कूल का, जहां एक कंप्यूटर टीचर कामरान जल्लाद बन गया। उस जल्लाद ने जुल्म बर्बरियत की हर हद पार कर दी। मार नहीं प्यार का नारा लगाने वाले भी आज शर्मिंदा हैं, क्योंकि एक मासूम की जान मार की वजह से चली गई। एक हंसता बसता घर दिन दिहाड़े गम में डूब गया। मैट्रिक के तालिब इल्म हाफिज हुनैन बिलाल को उसके उस्ताद ने उतार दिया मौत के घाट। प्ले ग्रुप से मैंने इसको स्टार्ट करवाया। जब ये 5 क्लास में आया ना, तो मैंने फिर इसको, मेरा ज़हन बना कि इसको हिफ्ज़ करवाना है। मैंने मदरसे में एप्लीकेशन दी, 3 साल की लीव ले ली इसकी। हम लोग बेसिक डरते हैं जी कि मदरसों में ज़्यादा मार पड़ती है, स्कूल में फ्रेंकली माहौल होता है, इधर मार नहीं पड़ती। मेरे साथ उल्टा मामला हुआ है। मेरे बच्चे को एक स्टिक भी नहीं लगी मदरसे में, खुशी से जाता था और खुशी से आता था। शाहिद चुगताई जो इसके प्रिंसिपल हैं, उनसे मीटिंग की है। जी सर, अब क्या रिक्वायरमेंट है? इन्होंने कहा कोई नहीं, हुनैन को इंशाल्लाह मैं तवज्जो दूंगा, ये है वो है। मैंने इनको कहा कि हुनैन आपसे सर्टिफाइड नहीं है, वो थोड़ा सा आपका रूड तरीका है। नहीं, इंशाल्लाह मैंने कुछ उससे फ्रेंकली मोड रखा है, ये है वो है। हाफिज हुनैन बिलाल, उम्र 16 साल, वालिदैन का प्यारा बच्चा हुनैन, जिसने अपने माँ बाप के बुढ़ापे का सहारा बनना था, जिसने अपने छोटे बहन भाइयों को आगे बढ़ने का रास्ता दिखाना था। माँ की आंखों में उसके लिए ख्वाब थे, मगर एक जनूनी ने उसकी आंखों के ख्वाब बेदर्दी से नोच लिए। नैन की तो बहुत सारी बातें हैं जो नाकाबिले बयान हैं, और जो मैं करती रहूं तो वो ख़त्म ना हो। उसके पैदा होने से लेकर अब तक उसकी हर बात, उसके पापा को, मुझे हर बात उसकी याद आती है, हर चीज़ उसकी याद आती है कि एक माँ ने अपने बच्चे को अपने हाथों से तैयार करके भेजा है, लंच बना के दिया है, बैग पकड़ाया है कि जा बेटा तू अल्लाह की हिफाजत में जा। तो जब बच्चा घर नहीं वापस आता, अगले दिन उसका बैग और शूज़ खाली आते हैं, तो उस माँ की क्या कैफियत होगी, आप खुद सोचें। 5 सितंबर 2019 को हुनैन स्कूल पहुंचा। स्कूल में कंप्यूटर की क्लास में टीचर कामरान ने उससे सबक सुना जो कि उसे याद नहीं था। तैश में आकर उस्ताद ने उस पर थप्पड़ों घूंसों की बारिश शुरू कर दी। हुनैन तशद्दुद बर्दाश्त न कर सका। इस दौरान टीचर कामरान ने उसका सर दीवार में दे मारा। किसी अंदरूनी चोट ने हुनैन की हिम्मत तोड़ दी। मेरे बेटा मुझे सुबह कहता है पापा मेरी कुछ बुक शॉर्ट है, सर चुगताई मुझे बहुत डिस्टर्ब कर रहे हैं मेंटली तौर पे। मैंने कहा तुम्हें कितने पैसे चाहिए? पापा मुझे 5000 चाहिए। मैंने अपनी मिसेस को कहा इसको मेरे वॉलेट से ना 5000 दे दो। वो लेके चला जाता है। तो 1:06 या 7 मिनट पर मुझे कॉल आती है शाहिद चुगताई की, जी आपके बेटा बेहोश हो गया और मुझे कॉल आई है, आप फ़ौरन उसको हॉस्पिटल में पहुँचे। ये जो लास्ट मीटिंग हमारी हुई थी हुनैन की, ये स्टार्ट क्लास हुए सिर्फ 10 डेज़ हुए थे। 10 डेज़ में 2 डेज़ तो वो गया, वीकेंड आ गया, एक 1 डे की इसने छुट्टी की। मुश्किल इसने 5 से 6 दिन इस न्यू क्लास में पढ़ा होगा, जिसके लिए वो दरिंदा मार रहा था। उसको ये नहीं पता था जिस दिन मेरा बच्चा बुक वाउचर के पैसे लेके जा रहा है, उन्होंने उस दिन उसको प्रोवाइड करने थे।
उस नोट्स प्रोवाइड करने थे। क्या पता था उन्होंने उसको कहाँ कब्र के अंधेरों में मेरे बच्चे को उतार देना है। सफ़ाक टीचर ने ना सिर्फ थप्पड़ घूंसे रसीद किए बल्कि ठुड्डे तक मारे और हुनैन बार बार इल्तिजा करता रहा कि सर मुझे माफ कर दें। सफ़ाक उस्ताद ने माफ करने की बजाय हुनैन के सर को दीवार के साथ मारना शुरू कर दिया और यहाँ तक के चोट उसके दिमाग में लगी और उसका सांस रुकना शुरू हो गया और नौजवान हुनैन रोता चिल्लाता फरियाद करता रहा कि मेरा दम घुट रहा है, मगर टीचर की शक्ल में भेड़िया ये कहकर मारता रहा कि ये ड्रामा रचा रहा है। उस पर बुक नहीं तो उसकी सप्ली भी आई हुई थी, ऊपर से उसे मारना शुरू कर दिया। पर उसके सर पे चपेट मारी, कमर पे मारी, पेट पे मारी, मारते गए। उसने आगे से बोला ना कि मुझे सांस नहीं आ रहा, तो उसे दीवार की तरफ मारा कि ड्रामे कर रहा है। उसे मार के बेचारा नीचे गिर गया। इस बात का दुख है कि जब वो कह रहा है कि सर मुझे छोड़ दें, मेरे दिल को कुछ हो रहा है, मेरी तबीयत ख़राब हो रही है, तो मुझे छोड़ दें, तो उसने उसकी कोई आवाज़ नहीं सुनी, उसकी कोई बात नहीं सुनी, उसकी चीख नहीं सुनी, उसका दर्द नहीं सुना। जब काफ़ी देर तक हुनैन को होश नहीं आया तो स्कूल प्रिंसिपल ने एक डिस्पेंसरी में हुनैन की लाश भिजवा दी और हुनैन के वालिदैन को वहां पहुंचने के लिए फ़ोन कॉल की। जब तक हुनैन के वालिदैन डिस्पेंसरी पहुंचे, मासूम हुनैन जान की बाजी हार गया। गोशे शिफा वो हॉस्पिटल है जिसमें ना तो कोई एमरजेंसी है, ना उसके अंदर ऐसा कोई इंतज़ाम है कि इंसान को कोई प्रॉब्लम हुई हो तो उसको फ़ौरन मेडिकली तौर पे उसको हैंडल किया जाए। एक ट्रस्ट का फ्री डिस्पेंसरी सी है वो। सर चुगताई ने सबसे पहले मेरे ही मोबाइल पे कॉल की थी। इसके फादर की कॉल इनके मोबाइल पे नहीं मिली थी, मेरे मोबाइल पे उन्होंने की। तो मुझे कहा कि हुनैन के फादर घर पे हैं। मैंने कहा जी हैं, अभी दुकान पे नहीं गए। तो उनकी आवाज़ बुखलाई हुई थी, तो मैं वहीं पे परेशान हो गई। मैंने कहा सर हुनैन ने पैसे दे दिए थे आज आपको वाउचर के? हाँ पैसे तो मिल गए थे। ये नहीं बताया कि हमने पैसों के बदले आपके बच्चे की जान ख़त्म कर दी है। नाज़रीन, पाकिस्तान में स्कूलों में तशद्दुद के वाक़यात में आए रोज़ इजाफा होता जा रहा है। ये भी हकीकत है कि असातिज़ा की बिला वजह मार पीट की वजह से स्कूलों से निकल जाने वाले बच्चों की तादाद में इजाफा होता है। स्कूल का एनवायरनमेंट जो है, एक बच्चे को लर्न करने के लिए स्कूल का एनवायरनमेंट बहुत नरिशिंग और वार्म होना चाहिए। अगर तो टीचर एक बुली है, बुली का टर्म मैं इसलिए यूज़ करूँगी क्योंकि जो तशद्दुद करता है हम उसको बुली ही कहेंगे। तो अगर टीचर बच्चों को बुली करता है तो उसके काफ़ी नेगेटिव असरात होते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, बच्चे को वो वार्मथ नहीं मिल रही, वो नरिशमेंट नहीं मिल रही, उसको नेगेटिव एटीट्यूड मिल रहा है, उसको नेगेटिव क्या कहते हैं रिस्पॉन्स मिल रहा है टीचर की तरफ से, तो उसको वो एंजाइटी का शिकार होगा, उसको डिप्रेशन का मसला होगा, सेल्फ इस्टीम उसकी लो होगी, उसका सेल्फ कॉन्फिडेंस डेवलप नहीं होगा, एंड ही नेवर थिंक कि ही इज़ गुड इनफ फॉर एनीथिंग। तालीम का मतलब ये है कि एक एंटिटी, एक बच्चा है या बच्ची है, वो अब जवान हो रहा है, तो हमने उसको सलीका सिखाना है कि कैसे आपने ज़िंदगी गुजारनी है, कैसे आपने कुछ चीज़ें जो है ना वो सीखनी है। ये मार से कैसे हो सकती है? वो बच्चा एक जो पैदा होता है तो वो प्यार का तलबगार होता है, वो माँ की तरफ देखता है, वो फिर बाप की तरफ देखता है, फिर भाई बहनों की तरफ देखता है। जब वो अपनी स्कूल कॉलेज में जाता है तो वहाँ पे उन्हीं का रेप्लिका होता है। वो जो क्लास फेलोज होते हैं वो उसके दोस्त होते हैं, वो भाई बहनों की तरह होते हैं। इसी तरह जो टीचर है वो एक रोल मॉडल की तरह होता है कि वहाँ पे उसका बाप पढ़ाने वाला नहीं है, माँ पढ़ाने वाली नहीं है, लेकिन एक ऐसा शख्स है जो माँ बाप की तरह है, लेकिन वो 30 से 40 लोगों को वो पढ़ा रहा होता है, वो स्किल्स दे रहा होता है। ये कैसे आप जो है ना वो बिलीव कर सकते हैं? मैं तो कहता हूँ कि ऐसा शख्स जो कि इस चीज़ पे बिलीव करता है वो उसको पढ़ाने का अहल नहीं होना चाहिए। अलमिया है, ये एक फ़िक्र भी है कि हमें सोचना चाहिए कि हर बंदे को इस बात में अपना अपना किरदार अदा करना है कि हम अपनी तालीमी निज़ाम को कैसे लेके जा रहे हैं। और अगर तशद्दुद के साथ तालीमी निज़ाम को चलना है तो ये माशरे की फ्रस्ट्रेशन को ज़ाहिर करता है, ये माशरे की उन अबतरी को, उस
क्वालिटी को डाउन करके एक इस एक्सट्रीम लेवल पे ले जाने की निशानदेही कर रही है। यकीनन मैं समझता हूँ कि गवर्नमेंट को, हम सबको, हम प्राइवेट स्कूल्स को, हम या पब्लिक स्कूल्स को, हम सबको इसके अपना किरदार अदा करना चाहिए। और ख़ास तौर पे हमें ये देखना चाहिए कवानीन ऐसे बनाए जाने चाहिए। ऑलरेडी मैं आपको एक बात ये बता दूं कि इस वक्त कवानीन जो हैं पूरी दुनिया में मौजूद हैं। 52 कंट्रीज से ज़्यादा वो ममालिक हैं जहाँ पे बाकायदा तौर पे जो स्कूल्स में कॉर्पोरेट पनिशमेंट है वो बैन हो चुकी है। और पाकिस्तान में भी इस वक्त 2012-13 से ऑनवर्ड कौमी असम्बली में भी बिल पास हुआ, पंजाब में, सिंध में, KPK में, फेडरल में ये कवानीन ऐसे पास हो चुके हैं, लेकिन उसकी शायद इम्प्लीमेंटेशन नहीं है। नाज़िन, हुन्नैन के अहले खाना पर कयामत टूट चुकी थी। मुल्जिमान के खिलाफ FIR दर्ज हो चुकी है, मगर ये काफ़ी नहीं है। आखिर कब तक यूं ही मासूम बच्चे जान की कुर्बानियां देते रहेंगे? एजुकेशन मिनिस्टर होने से भी पहले मेरे ख्याल से मैं एज अ फादर, अगर आप सोचें कि हम अपने बच्चों को स्कूल भेजते हैं कि एक प्रोटेक्टिव जगह हो जहाँ पे बच्चों को प्रोटेक्शन मिले, सेफ्टी हो, एक ऐसा एनवायरनमेंट जहाँ पे उनको सिक्योरिटी मिले, हर चीज़, और हम बच्चे को स्कूल भेजें और वापसी पे लाश आए, तो मेरे ख्याल से किसी भी पेरेंट के लिए ये क़यामत का समा होगा। सो इसलिए मेरी पूरी सपोर्ट उनके साथ है। मैं उनसे आज सुबह भी मिला था, पहले भी मिल चुका हूँ जब ये हादसा हुआ। जो भी इक़दाम हम उठा सकेंगे उनके लिए, और उठा रहे भी हैं। टीचर भी जेल में है, प्रिंसिपल भी जेल में है, FIR में स्कूल का नाम भी है, सबका। मैं अब इस पे एक लेजिस्लेशन लाना चाह रहा हूँ कॉर्पोरल पनिशमेंट पे, जो कि कभी पंजाब में pहले पास नहीं हुई, एक पॉलिसी बनी हुई थी, मगर आई थिंक इस पे अब हमें लेजिस्लेशन की ज़रूरत है। क्योंकि जब तक हम इन चीज़ों को ठीक नहीं करेंगे, ये ठीक कभी होंगी नहीं। हमारे मिनिस्ट्री को अब 1 साल हो गया, उसमें 3 से 4 इंसिडेंट हुए इस तरह के जहाँ पे बच्चे को मारा गया है, लाइक उस पर तशद्दुद किया गया है टीचर की तरफ से, और हमने उनको सीधा FIR करवा के जेल भिजवाया। मगर बच्चे की जान ले लेना, किस किस्म का इंसान वो है, उसको तो टीचर कहना नहीं चाहिए सबसे पहले। और जिस तरह की उसने ये हरकत की है, इसको तो कैफ़र किरदार तक इंशाअल्लाह ताला इस केस को हम खुद पहुंचाएंगे। स्कूल में मौजूद बच्चों ने कौन से दहशतनाक मनासिर देखे, ये सब कुछ जानिएगा एक शॉर्ट ब्रेक के बाद। मजहब और कानून दोनों ही किसी भी तौर पर, किसी भी हाल में, किसी भी इंसान को ऐसे बेईमाना तशद्दुद की हरगिज़ इजाज़त नहीं देते जो कामरान ने किया मासूम तालिब इल्म हाफिज हुन्नैन बिलाल के साथ। लेकिन ये मामला यहीं ख़त्म नहीं हो जाता। ये एक बहुत तकलीफ दे सूरत हाल है। अक्सर और बेशतर मदारिस में असातिज़ा का रवैया ऐसा ही मुतशद्दुद है जो कि हमारी आने वाली नई नस्ल को भी मुतशद्दुद बनाता जा रहा है। और बात बस यही ख़त्म नहीं होती, अभी एक और दर्दनाक हकीकत से पर्दा उठाना बाकी है। नाज़िन, हुनैन को जुल्म सहते सहते इस दुनिया से चला गया, मगर हाफिजाबाद के एक नवाही इलाके में नायला नामी एक खातून पिछले 10 साल से अपनों की बेहिसी और सफाकियत को सहती चली आ रही थी। कैसे, आइए देखते हैं। तू मेरा छोटा भाई है, तूने फिक्र नहीं करनी है, मैं हूं ना तेरे पास। तू परेशान ना हो, मैं सारी खुशियां दूंगा तुम। अस्सलाम वालेकुम चाचा जान। बहुत अफसोस हुआ बेटा, और तुम पर तो आजमाइशों के पहाड़ ही टूट पड़े। अभी बाप का गम नहीं भूले थे कि माँ भी चल बसी। बस चाचा जान, ये तो अल्लाह ताला की रज़ा है, उसके आगे तो कोई जोर नहीं है चाचा जान। अल्लाह तुम्हें सब्र दे, अल्लाह तुम्हें सब्र दे। और
चाचा जान पानी। सलाम बेटा, जीती रहो, अल्लाह तुम्हें खुश रखे। अच्छा यार, अच्छा बेटा, वो मौका तो नहीं है ऐसा कि ऐसी बात की जाए, लेकिन बड़े होने के नाते मेरा भी कुछ फर्ज बनता है। चाचा जान, आप हमारे घर के बड़े हैं, हमारे बाप के बराबर हैं, आप बात करें। बेटा मैं ये सोच रहा था कि तुम शादी कर लो। क्या? अरे मेरा मतलब है चाहे सादगी से ही कर लो, लेकिन देखो ना, अब इस घर की तमाम जिम्मेदारी तुम्हारे कंधों पर आ पड़ी है। इसमें कोई मुज़ायका नहीं है, दुल्हन घर आ जाएगी, इस घर को संभाल लेगी, और फिर हमें बहुत जल्द नायला बेटी की भी तो हाथ पीले करने हैं ना। कब तक उठाए रखेंगे इसे? ऐसे भाईजान, चाचा जान क्या तो ठीक ही रहे हैं। जैसे चाचा जान आप मुनासिब समझें। तो फिर मैं तुम्हारे मामू से बात करूं? जैसे आपकी मर्जी चाचा जान। वैसे भी हम बरादरी से बाहर तो करते ही नहीं है रिश्ता ना। बेटा मामू की बेटी है, देखी भाली है, और फिर तुम्हारी हम उम्र भी है। चाचा जान, आप इस काम में बिल्कुल देर ना करें। बस ठीक है, फिर अब मुझे इजाज़त दो। ठीक है चाचा जान। अल्लाह ताला तुमको सेहत तंदुरुस्ती दे, और अपना ख्याल रखना, और छोटी के साथ बहुत प्यार से पेश आना, ठीक है? अल्लाह हाफिज़। ये चाचा जान ठीक कह गए हैं? बिल्कुल ठीक कह के गए हैं चाचा जान। चलें जो अल्लाह को मंजूर है। यार ये नायला यूं बिना बताए पता नहीं कहाँ चले गई है। ओ भाईजान, मुझे क्या पता, मैं तो अभी आया हूँ काम से आपके सामने। अच्छा चल जा देख किचन में कुछ खाने को है कि नहीं। अच्छा देखता हूँ। चले अच्छी बात, बताए बगैर ही चलेगी। तो क्या हुआ, वो मुंह लटकाए क्यों आ रहा है? ओ भाईजान, कुछ भी नहीं है किचन में खाने को। ले आ गई है वो। तो कहाँ गई थी तुम तो आगे नहीं जा सकती? और ये तुम्हारे हाथ में क्या है? वो मैं साथ खाला के घर गई थी, मुझे खाना बनाना नहीं आता तो उन्होंने कहा था मैं सालन बना देती हूँ। और तुम बता कर नहीं जा सकती थी? हैं? खाला के घर गई थी खाना पकाने, अब अम्मी नहीं रही। ये नाज नखरे तुम्हारे हमने नहीं उठाने, घर के सारे काम खुद सीखो। और रो क्यों रही है यहाँ पे? भूख लगी हुई है, कुछ खाने को ले आ। भाईजान, अगर ये रोज इसी तरह लोगों के घर जाती रही ना तो लोग हम पे थू थू करेंगे। और तू टेंशन ना ले, मैं करता हूँ इसका बंदोबस्त। नायला के वालिदैन की वफात के बाद अब वो अपने भाइयों के साथ रहती थी। नौजवान थी, सो माँ बाप के गुजर जाने के बाद सबको उसकी शादी की फिक्र थी। रिश्तेदारों ने मशवरे दिए जो भाइयों की समझ में भी आ गए, मगर इससे पहले कुछ ऐसा हुआ कि हालात का धारा बिल्कुल ही उल्टा बहने लगा और साथ बहा कर ले गया भाइयों का प्यार भी। भाभी देखिए, मैं नाश्ता ले आई हूँ, जल्दी से नाश्ता कर लें। क्या चीखती हुई मेरे पास आ रही हो? भाभी नाश्ता कर लें। मैंने तुम्हें कितनी दफा कहा है मेरे पास बैठ के नाश्ता नहीं किया करो। उठ जाओ, नाश्ता अपना ले जाओ इधर से। देख भाभी, मैं कुछ बोलती नहीं हूँ, इसका मतलब ये नहीं मेरे मुंह में जुबान नहीं है। मेरे बाप का घर है ये, तुझ पे बोझ नहीं हूँ। मेरे भाई कमा कर लाते हैं यहाँ। हाय हाय, देखो मासमान भाभी से कैसे बदतमीजी कर रही है। मैंने कौन सी कसर छोड़ी है तेरी खिदमत में? ये क्या तुम दोनों ने रोना धोना मचाया हुआ है? हाय हाय, मेरी तो किस्मत फूट गई जो तुमसे शादी कर ली। तुम्हारी बहन मुझे ताने दे रही है। नायला, ये क्या सुन रहा हूँ मैं? भाई ये झूठ बोल रही है, बल्कि ये मुझे कह रही थी कि मैं आप लोगों पे बोझ हूँ। हाय हाय, देखो इसकी कैसी लंबी जुबान है, ऊपर से झूठ बोल रही है। बकवास बंद करो तुम दोनों अपनी। तुम दोनों की जुबान खींच लूंगा मैं, आवाज ना आए आज के बाद तुम्हारी दोनों की।
चाचा जान अच्छा करते हैं, आप आ जाते हैं, हमारा दिल लगा रहता है। हाँ बेटा, आखिर मेरे भाई की औलाद हो, कैसे ना हो। चाचा जान, ये तो आपकी मोहब्बत है, वरना आजकल के ज़माने में तो हर कोई अपना ही उल्लू सीधा करता है। हाँ बेटा, ये तो तुम ठीक कह रहे हो। बहरहाल अल्लाह ताला सबको बुरे वक्त से बचाए। खैर छोड़ो इन बातों को। आज मैं ना एक बड़ी ख़ास बात तुम लोगों से करने के लिए आया हूँ। खास बात? हाँ। वो क्या है? हुक्म करें चाचा जान आप। अरे हुक्म नहीं, असल में मैं काफ़ी दिन से सोच रहा था कि अब नायला की शादी करके उसकी जिम्मेदारी भी निभा दूं। आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं चाचा जान, मगर हमारे खानदान में ऐसा कोई लड़का नजर नहीं आता। अरे ये क्या बात की? क्या मेरा उमैर खानदान में शामिल नहीं है? उमैर? चाचा जान आपका उमैर तो काफी छोटा है ना। अरे क्या होता है उम्र से, क्या बच्चा वाली बात कर रहे हो? क्या भूल गए? तुम्हारी चची मुझसे 10 साल बड़ी थी। तो बिल्कुल ठीक कह रहे हैं चाचा जान। और ये तो 4-5 साल छोटा है, बस इसमें क्या फर्क पड़ता है? और वैसे भी आजकल उम्रें कौन देखता है। तो मैं बात पक्की समझू ना? जी चाचा जान। चाचा जान आप हमारे बड़े हैं, आपने जो भी फैसला किया हमें मंजूर है। अरे वाह, ये बात करके तुमने मेरा दिल और बड़ा कर दिया। लो फिर अगले माह की 12 को निकाह कर देते हैं। ठीक है चाचा जान। ठीक है? ठीक है। अच्छा लो फिर मुझे इजाजत दो, मैं कुछ तैयारी करूं। और बहुत बहुत तुम्हारा शुक्रिया। आपका भी शुक्रिया चाचा जान। अल्ले भाई छोटे, ये तो काम हो गया। जी। भाभी आए, मिठाई मंगवाएं, आज हमने नाइला की बात पक्की कर दी है। तो यार बोलती क्यों नहीं? सांप सूंघ गया तुम्हें? पहले तो बड़ी बातें करती थी कि उसकी शादी कर दो, शादी कर दो, अब बात पक्की की है तो मुंह बना के बैठ गई हो। इतनी ही जल्दी थी बहन को ब्याने की, मुझसे ही पूछ लेते। मेरा भी भाई था, मैंने भी कुछ सोचा हुआ था। क्या? तुम्हारा भाई मंसूर? दिमाग ठीक है तुम्हारा भाभी? हमने अपनी बहन की शादी करनी है, उसको अंधे कुएं में नहीं धकेलना। और हम दोनों भाई अपने माँ बाप को क्या मुंह दिखाएंगे? देखो शुएब, शरीके में लड़की देने से अच्छा है इसको अपने हाथों से खुद मार दे। तुम कहना क्या चाहती हो, जरा खुल के बताओ मुझे। शुएब, नाइला की शादी उमैर से करवाकर उसे जहेज भी देना पड़ेगा और जायदाद भी। मगर मेरा भाई मंसूर कुछ भी नहीं मांगेगा, मैं उसे जानती हूँ। अगर जायदाद चाचा ताया दामाद भी ही बांट देंगे तो हमारे हिस्से क्या आएगा? बहनों का हक़ जो है वो एक्चुअली अगर इस्लामिक लॉ को देखें तो ये एमर्ज होता है बेसिकली इस्लामिक लॉ से। अगर सूरह निसा में को मुलाहिज़ा किया जाए तो पहली दफ़ा ये इस्लाम ही वो मज़हब है जिसने औरत का हक़ जायदाद में तस्लीम किया, और जिस तरह मर्द का हक़ जायदाद में है विरासत के तौर पे, उसी तरह उसका हक़ भी जो है वो तस्लीम किया गया। और उसका जो औरत का हक़ है, बहन का हक़ है, वो भाई के हक़ से निसफ़ है अकॉर्डिंग टू द इस्लामिक लॉ, और वही जो है वो लैंड ऑफ द लॉ ऑफ द लैंड है। नाइला के भाई अपनी बहन से जान छुड़वाने के लिए उसकी शादी करना चाहते थे, तो दूसरी तरफ इस सूरत में उनको अपनी जायदाद का एक हिस्सा जाता नजर आ रहा था, जिसके लिए वो हरगिज तैयार न थे। सो उन्होंने उठाया इंतहाई कदम। क्या था वो कदम? इस भयानक हकीकत से पर्दा उठाएंगे, मगर एक ब्रेक के बाद। नाज़रीन, आपने देखा नाइला के भाई एक तरफ तो नाइला की शादी करना चाहते थे, मगर साथ ही साथ उनके दिल में आबाई ज़मीन में से नाइला को उसका हिस्सा देने का भी खौफ था। उन्होंने अपनी इस खौफ के ज़ेरे असर ऐसा कौन सा कदम उठाया जो उनकी बहन नाइला को तबाही के गहरे गार में धकेल गया? आइए देखते हैं क्या बीती नाइला के साथ। देखो नाइला, कभी ना कभी तो तुम्हारी शादी करनी थी ना, तो अब क्यों नहीं? लड़का भी देखा वाला है। नाइला, अगर अम्मी जिंदा होती ना
तो अब तक तुम्हारी शादी कर चुकी होती, तो तुम्हें किस चीज का एतराज है अब? भाई अगर अम्मी जिंदा होती तो इस नशे से मेरी शादी कभी ना करती। देखो नाइला, वक्त के साथ साथ सब कुछ ठीक हो जाता है, सब कुछ बदल जाता है नाइला। नाइला, अगर मंसूर से तेरी शादी हो जाती है ना, तो मामू जान से हमारा रिश्ता और भी मजबूत हो जाएगा। नहीं भाई, आप लोगों को मामू जान की नहीं, जायदाद की फिक्र है। ये कैसी बातें कर रही हो तुम? पागल तो नहीं हो गई तुम? भाई मैंने आप लोगों का प्लान सुन लिया है। हाँ है हमारा प्लान। हमने कोई ठेका नहीं ले रखा तेरा, कि यहाँ भी तेरा खर्चा उठाए और तेरे ससुराल का भी। शादी तेरी मंसूर से ही होगी। क्या दिया मैंने? ये बहुत ढीठ है, ऐसे नहीं मानेगी। वो कैसे नहीं मानेगी? खाना बंद कर दे इसका, 2 दिन में सारी अकड़ निकल जाएगी इसकी। वो तो मैंने पहले ही कर दिया था, पर कोई असर नहीं हो रहा। तो आखिर तकलीफ क्या है इसको, जो इतनी जिद लगाकर बैठी है? इसका किसी और के साथ चक्कर है, वरना मेरे भाई में क्या बुराई है? दिमाग खराब हो गया तुम्हारा, बकवास बंद करो अपनी। मैंने इसको खुद दरवाजे में आंख मटक्का करते हुए देखा है। तो भाभी, आज आप हमें बता रही हैं? तो क्या करती तुम लोग, कौन सा मेरी बात पे यकीन करते? इसको तो मैं नहीं छोड़ूंगा, है कब जान ले लूंगा उसकी मैं। आप बैठे खाना खाएं, मैं उसको समझाती हूँ। ओ भाभी, अब समझाने का वक्त गया। आज तो इसका बंदोबस्त करना ही पड़ेगा। अरे भाई, क्या बातें हो रही हैं भाइयों में? चाचा जान, आप और यहाँ? अरे क्या खड़े खड़े बातें करनी है, बैठने को नहीं कहोगे? नहीं चाचा जान, आप बैठे, आप बैठे। अच्छा, बात यह है कि नाला बेटी किधर है? नाला को बुलाओ, मैं तारीख लेने आया। बता ऐसे। चाचा जान, हमने नाइला का निकाह कहीं और कर दिया। अरे भाई, क्या मतलब? कैसे कर दिया, क्यों कर दिया? कैसे कर दिया, क्यों कर दिया, किसके साथ कर दिया? हम उसके भाई हैं, उसका जहां मर्जी निकाह करें, आपके जवाब दे नहीं है हम। तुम्हें तमीज नहीं बात करने की? ये क्या बदतमीजी है? सही तो कह रहा है चाचा जी। आपको नाइला की इतनी फिक्र क्यों लगी हुई है? मुझे क्यों ना फिक्र हो, बच्ची है वो मेरे भाई की। मुझे तो उसकी फिक्र में सारी रात नींद नहीं आती। उसकी फिक्र में नींद नहीं आती या उसके जायदाद के हिस्से की फिक्र में नींद नहीं आती? जुन्नैद, तुम्हारा दिमाग खराब हो गया क्या? सही तो कह रहा है चाचा जी। नाइला की शादी जहां पे होनी थी हो गई है,
अब बाप को यहाँ पे आने की जरूरत नहीं है, जाएं अपना रास्ता लें। बहुत पछताओगे तुम लोग। और चलो पछताने दो हमें, पछताओगे तुम लोग। इसका कुछ कर लो भाई। अरे ये ताला लगा के कहाँ जा रहे हो? मैं काम जा रहा हूँ चाचा जी। और वो नाइला बेटी कहाँ गई? काफी अरसे से नजर नहीं आई। नाइला वो भाग गई है। अरे तो मोहल्लेदारों को बताते ना, कम से कम हम लोग तुम्हारा साथ देते, उसे ढूंढे कहीं। वो भाग गई है ना, हमारी तरफ से मर गई है वो। जाएं आप भी अपना काम करें। कमाल आदमी है, मैं इसके भले की बात कर रहा हूँ और ये समझ रहा पता नहीं क्या कह रहा हूँ। आदमी चले, कोई बात नहीं। नाइला को उसके भाइयों ने घर में कैद कर दिया। ऐसी कैद जिसका सोचकर भी रूह कांप जाती है। मगर इन पत्थर दिल लोगों को नाइला पर रहम ना आया। उन्होंने नाइला को मारा, पीटा, खाना पीना बंद कर दिया। नाइला कैदे तन्हाई में थी, मगर बात बस यही खत्म नहीं हुई। इन जालिम सफाक भाइयों ने तकरीबन 10 साल से अपनी बहन को एक घर में कैद कर रखा था। किस्मत ने कैसा खेल खेला नाइला के साथ। बिन माँ बाप के इस लड़की को लालची भाइयों से क्या मिली निजात, या फिर दुनिया की तरह अच्छी किस्मत ने भी नाइला से मुंह मोड़ लिया। इस कहानी के बहुत से हकायक अभी सामने आना बाकी हैं, मगर ये सब दिखाएंगे एक शॉर्ट ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन। ब्रेक से पहले आपने देखा कि कैसे एक आम से घराने में मामूली सी जायदाद की तकसीम के मामले पर भाइयों ने अपनी बहन को अपने ही हाथों से कैद में डाल दिया। नाइला कैदे तन्हाई में थी, उस पर तोड़े गए जुल्म और उसकी कहानी का क्या हुआ ड्रॉप सीन, कैसे खत्म हुई नाइला की आजमाइशें, आइए जानते हैं इस रिपोर्ट में। हाफिजाबाद के इलाके काले की मंडी में दो भाइयों शुएब और जुनैद ने सगी बहन पर जुल्म की इंतहा कर दी। मुबैना तौर पर जायदाद हथियाने की खातिर संगदिल भाइयों ने अपनी सगी बहन नाइला बीबी को अपने आबाई घर के एक कमरे में कैद कर दिया। 10 साल कैद में रहने के बाद नाइला बीबी अपना ज़हनी तवाजुन भी खो बैठी। संगदिल भाई इस कदर बेरहम हो गए कि बहन को जानवरों से बदतर जिंदगी गुजारने पर मजबूर कर दिया। जायदाद के लालच में भाइयों ने जो बहन को 10 साल तक कैद रखा है और उसके साथ बहुत बड़ा जुल्म हुआ है। तो देहातों में चूंकि ये होता है कि यहाँ पर लोग ज़्यादा एक दूसरे के मामला में दाखिल नहीं करते, तो इसलिए लोगों ने फिर तवज्जो भी नहीं दी इस तरफ। नाइला को एक कमरे में कैद कर दिया गया था, जहाँ सिर्फ एक चारपाई थी। हफ्ते में नाइला को एक बार ही खाना दिया जाता। वो कमरा जहाँ नाइला कैद थी, वहाँ ना ही सूरज की रोशनी पहुँच पाती थी और ना ही ताज़ा हवा। अहले इलाका की निशानदेही पर काले की पुलिस ने मौके पर पहुँचकर नाइला बीबी को बाजियाब करवाया। इस दौरान नाइला के अहले खाना ने पुलिस के काम में मदाखलत की कोशिश की और उन्हें संगीन नताइज की धमकियां भी दी। सो पुलिस ने नाइला के भाई जुनैद और करीबी रिश्तेदार मोहम्मद आसिफ को गिरफ्तार कर लिया। ये थाना काले की मंडी के इलाके में कालेकी में 5 सितंबर का वाक़या है कि पुलिस ने वहाँ पे इस खातून को नाइला को बरामद किया है। और वहाँ पे जब मौके पे पुलिस गई बाकी लोगों के साथ, तो जो इसके भाई और इसके कज़न थे उन्होंने रजिस्ट भी किया। उनकी कोशिश ये थी कि पुलिस अंदर ना जाए और दरवाज़ा ज़बरदस्ती खुलवा के अंदर जाया गया और उसके बाद इसको वहाँ से खातून को वहाँ से बरामद किया गया। नाइला बीबी के साथ इन 10 सालों में निहायत इंसानियत सोच सलूक किया गया। वो कमरा जहां नाइला कैद थी किसी कूड़ादान से कम नहीं था।
बदबू ऐसी कि सांस लेना दुश्वार था। एक चारपाई पर कई सालों तक पड़े रहने से नाइला की कमर भी मुतासिर हुई। उसे बेड सोर था और जख्मों में कीड़े पड़ चुके थे। जिस्म पर मुख्तलिफ जख्म थे जिनसे पीप तक रिस रही थी। हफ्ते बाद जो है ना वो एक दफ़ा दरवाज़ा खुला जाता था और वहाँ पर उसको खाना जो है ना वो दिया जाता था और कमरे की हालत ये थी कि ना उसमें सफाई की जाती थी और इंतहाई गंदगी की हालत में वो जो है ना कमरे को देखा गया। तो उसकी जो पोजीशन थी उस औरत की वो इंतहाई मतलब गैर मामूली थी। वहाँ पर उसके नाखून बड़े हुए थे, उसकी हालत फिजिकली बहुत ख़राब थी। इस काबिले रहम हालत में मोहल्ले की एक नेक दिल खातून और लेडी कांस्टेबल ने रेस्क्यू एहलकारों की मदद से नाइला को इस कैद खाने से बाहर निकाला, उसके जख्म साफ किए। पुलिस ने वहाँ से उसको रिकवर करने के बाद बाकी रेस्क्यू 11, 22 के लोग भी थे और उसके बाद हमारी लेडी कांस्टेबल ने बड़ी मेहनत से उसको बाकी मोहल्ले की ख़वातीन के साथ मिलकर उसको कपड़े चेंज किए, उसको साफ़ सुथरा किया, उसको खाना खिलाया। नाइला बीबी को तशवीशनाक हालत में ट्रॉमा सेंटर मुंतकिल कर दिया गया। डॉक्टर्स के मुताबिक नाइला बीबी तवील अरसे तक कैद में रहने के बाद ज़हनी तवाज़ुन खो बैठी है। इलाज की बेहतरीन सहूलियात के लिए उसे लाहौर रेफर किया, जहां नाइला बीबी का इलाज जारी है। डॉक्टर्स पर उम्मीद है कि नाइला जल्द ही नॉर्मल जिंदगी की तरफ लौट आएगी। दूसरी जानिब पुलिस की मुद्दत में नाइला के भाइयों के खिलाफ मुकदमा दर्ज करवाकर मुल्जिमान के खिलाफ कार्रवाई का आगाज कर दिया गया है। सारे इंसिडेंट में इसकी सेंसिटिविटी को मद्देनजर रखते हुए पुलिस ने खुद मुद्दई बन के इसमें मुकदमा दर्ज किया है, ताकि एक तो खातून को रिहेबिलिटेट किया जा सके, उसको उसके हुकूक जिसकी वजह से सारी ये हाल तक पहुँची है वो दिलवाए जा सकें। साथ साथ मुल्ज़मान को भी सज़ा देने के लिए पुलिस कोशिश कर रही है। इसमें 2 मुल्ज़मान को मौके से गिरफ़्तार कर लिया गया था, एक बेल पे है। और उस जिन दफ़ात के तहत मुकदमा दर्ज किया गया उसमें जो सबसे बड़ी दफ़ा वो यही है कि किसी भी खातून को उसकी जो वरासती जायदाद है उससे डिप्राइव किया जाए। तो उसमें 498 ए के तहत अगर पूरी सज़ा मिलती है तो 10 साल उसकी पनिशमेंट है और 10 लाख जुर्माना है। और बाकी इसके अलावा जो उन्हें थ्रेट किया, जो रजिस्ट किया सरकारी काम में, कार्य सरकार में, जो खातून को इतने लंबे अरसे के लिए कन्फाइन रखा, उसकी दफ़ात भी सारी इसमें FIR में शामिल है। तफ्तीश का अमल जारी है। जल्दी इसके सारा जो चलान है वो तैयार करके कोर्ट में जमा कर दिया जाएगा और इंशाल्लाह इन मुल्ज़मान को करार वाकई सज़ा दिलाई जाएगी। नाज़रीन, हालात दर हकीकत संगीन थे और ये इत्तला पहुंची हुकूमती ऐवानों तक। सूबाई वजीर बराए इंसानी हकूक एजाज आलम मौके पर पहुंचे और नाइला को बाजियाब करवाया। इस मौके पर उनका क्या कहना था, आइए जानते हैं। जब मैं यहाँ से लाहौर से सीधा हफ्ज़ाबाद पहुँचा हूँ, वहाँ जाके मैंने जो देखा है उनका एक घर था, एक गली तकरीबन 10-12 फुट की गली थी और गली में वो मकान बंद था और मोहल्ले वाले बताते थे कि यहाँ से चीखों की आवाज़ आती है। तो फिर उस दरवाज़े को तोड़ा गया। उस दरवाज़े को तोड़ने के बाद उस वक्त तक हमने पुलिस को भी बुला लिया था वहाँ पे, तो बाकी मीडिया भी वहाँ पे पहुँच चुका था, मोहल्ले के लोग। फिर हमने 1122 को बुलाया। फिर वहाँ पे तो फिर तोड़ के जब अंदर देखा गया तो अंदर इतनी बदबू थी कि कोई आदमी वहाँ पे खड़ा नहीं हो सकता था। अब उसके जब भाई वहाँ पे आ गए और फिर हमने उसी वक्त उनको पुलिस से अरेस्ट करवाया और उसके बाद हमने उस औरत को वहाँ से ट्रॉमा सेंटर शिफ्ट किया और वहाँ से हमने कहा कि इसका पूरा मेडिकल चेकअप किया गया। उसके बाद हमने उसको लाहौर फ्रंटन हाउस में शिफ्ट कर दिया। जो पहली बात है, इसमें हमने मुकदमा दर्ज कराया और पुलिस की जो है मदयत में वो FIR हुई है और उसमें मैक्सिमम जो वहाँ पे DPO साहब से कंसर्न करने के बाद वहाँ का जो लीगल जो उनका सेल है उनके साथ मुशावरत करने के बाद जितनी दफ़ात उस एक्ट की लगाई जा सकती थी वो लगाई गई। नाज़रीन, अल्लाह रहमान और रहीम है और वो दूसरों पर रहम करने वालों को पसंद करता है। दीन-ए इस्लाम ने हमें हालत जंग में भी दुश्मन पर रहम करने का हुक्म दिया है। इंसान तो दूर, हमें खड़ी फसलों को भी नुकसान पहुंचाने से मना किया गया है, मगर इसके बावजूद अक्लो शऊर से बेगाना शुएब, आसिफ और जुनेद जैसे लोग ऐसे काम कर गुजरते हैं जिन पर बाद में उन्हें सिर्फ कफ़े अफसोस ही मलते देखा गया है। तो दूसरी जानिब कामरान जैसे उस्ताद इस दुनिया और आखिरत में अपने किए का सिला भी ज़रूर पाएंगे।
इन दोनों अफसोसनाक वाकयात के मुल्जिमान अब अपने मंतकी अंजाम को पहुंचेंगे। हमें कभी उम्मीद है कि हुन्नैन के वालिदैन को इंसाफ और नायला को उसका हक ज़रूर मिलेगा। अपना और अपने प्यारों का बहुत ही ख्याल रखिएगा। टीम हकीकत को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।